नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। आपके साथ मैं हूं रूपा मेहता और आप देख रहे हैं कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरें। चलिए नजर डालते हैं आज के बाजार से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। अंतर्राष्ट्रीय अनाज बाजार से बड़ी खबर सामने आई है। जॉर्डन की सरकारी एजेंसी ने 25 मार्च को हुए एक ग्लोबल टेंडर में करीब 50,000 टन फीड जौ की खरीद की है। ट्रेडर्स के मुताबिक ये सौदा CHS इन कंपनी को दिया गया है और कीमत करीब $259 प्रति टन तय हुई है। इस जौ की सप्लाई जुलाई के दूसरे हफ्ते में होने की योजना है। फिलहाल संकेत मिल रहे हैं कि जॉर्डन निकट भविष्य में कोई नया टेंडर जारी नहीं करेगा। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय टेंडर में आखिरी मात्रा और कीमतों में बदलाव की संभावना बनी रहती है। जॉर्डन की इस खरीद से ग्लोबल जौ बाजार को सपोर्ट मिल सकता है और आने वाले समय में कीमतों पर इसका असर देखने को मिल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोयाबीन की कीमतों में आज हल्की तेजी देखने को मिल सकती है। शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड सीबोट पर सोयाबीन ने पिछले सत्र की गिरावट से उबरते हुए रिकवरी दिखाई है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण है सोयाबीन मील की मजबूती, जिसने बाजार को सपोर्ट दिया है। साथ ही तकनीकी सुधार भी कीमतों को ऊपर ले जा रहा है। मौजूदा भाव की बात करें तो मई कॉन्ट्रैक्ट करीब $11.59 प्रति बुशल और जुलाई कॉन्ट्रैक्ट लगभग $11.75 प्रति बुशल पर ट्रेड कर रहा है, जहां 2.75 से 4.50 सेंट तक की बढ़त देखी गई है। दिलचस्प बात यह है कि जहां सोयाबीन में तेजी है, वहीं कॉर्न और गेहूं में गिरावट देखी जा रही है और सोयाबीन ऑयल भी दबाव में है, यानी पूरे कॉम्प्लेक्स में मील ही बाजार को सपोर्ट दे रहा है। दूसरी तरफ मिडल ईस्ट में जारी तनाव का असर एनर्जी मार्केट के जरिए कमोडिटी बाजार तक पहुंच रहा है, जिससे कीमतों में तेज उतार चढ़ाव बना हुआ है और बाजार की दिशा फिलहाल दो चीजों पर टिकी है: टेक्निकल फैक्टर्स, पोजीशन एडजस्टमेंट और फंड इक्विटी एक्टिविटी पर। फंडामेंटल फैक्टर्स की अगर बात करें तो फंडामेंटल फैक्टर्स में फसल और ग्लोबल सप्लाई खासकर अहम रोल प्ले कर रहे हैं। वहीं साउथ अमेरिका की फसल की प्रगति भी इस पर असर डाल रही है और अमेरिका में 2026-27 सीजन की बुआई के शुरुआती अनुमान, ये दोनों आगे बाजार की दिशा तय करेंगे। दरअसल इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका चीन रिश्ते भी फोकस में है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की संभावित बैठक फिलहाल टल गई है, जिससे अनसर्टेनिटी बनी हुई है। सोयाबीन में फिलहाल रिकवरी जरूर है, लेकिन बाजार अभी भी अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है और आगे की चाल तय होगी जियोपॉलिटिकल, एनर्जी मार्केट और ग्लोबल प्रोडक्शन के संकेतों से। अमेरिका के गेहूं सेक्टर से एक बड़ी और दिलचस्प खबर सामने आई है, जहां घटती खेती और गिरती मांग के बीच हाइब्रिड और GMO टेक्निक से नई उम्मीदें जाग गई हैं। सबसे पहले मौजूदा स्थिति समझते हैं। अमेरिका, जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं एक्सपोर्टर हुआ करता था, 2017 के बाद अपनी नंबर 1 पोजीशन खो चुका है। वहीं घरेलू मांग लगातार घट रही है। लोग ग्लूटेन फ्री डाइट की ओर बढ़ रहे हैं और कम लागत वाले देशों से बड़ा कंपटीशन मिल रहा है। नतीजा ये है कि किसान गेहूं की खेती कम कर रहे हैं, लेकिन अब तस्वीर बदल भी सकती है। कसास में वैज्ञानिक हाइब्रिड गेहूं और जेनेटिक मॉडिफिकेशन पर तेजी से काम किया जा रहा है। सूरजमुखी जीन जोड़कर सूखा सहन करने वाली गेहूं तैयार की जा रही है। हाइब्रिड सीड्स ज्यादा और स्थिर पैदावार देने में सक्षम है, जिसके चलते बड़ी कंपनियां भी इसी रेस में हैं। कोटिवा का दावा है कि उनका हाइब्रिड गेहूं उत्पादन को 20% तक बढ़ा सकता है और इसे 2027 तक बाजार में लाने की योजना है। वहीं सिजेंटा पहले से ही कुछ इलाकों में हाइब्रिड गेहूं के बीज दे रही है। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं है, क्योंकि गेहूं का जीन स्ट्रक्चर जटिल है, हाइब्रिड बीज महंगे हैं और उपभोक्ताओं में GMO को लेकर संदेह बना हुआ है। अब बात GMO गेहूं की। अमेरिका में कॉर्न और सोयाबीन तो लगभग पूरी तरह GMO हो चुके हैं, लेकिन गेहूं अभी पीछे है। हाल ही में HB4 ट्रेड सहन करने वाला गेहूं की मंजूरी मिली है, लेकिन अभी खेतों में इसका इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ है। उम्मीद है कि 2030-32 तक GMO गेहूं बाजार में आ सकता है और बड़ा सवाल है कि क्या ये टेक्निक गेहूं को फिर से मुनाफे वाली फसल बना पाएगी। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर ये सफल होता है तो न सिर्फ पैदावार बढ़ेगी, बल्कि गेहूं की वैश्विक कंपटीशन भी मजबूत होगी। अमेरिका में गेहूं फिलहाल दबाव में है, लेकिन हाइब्रिड और GMO टेक्निक
गेहूं की किस्मत बदल सकते हैं। आने वाले 5 से 10 साल इस फसल के भविष्य के लिए बेहद अहम होंगे। यूरोप के एग्रीकल्चर सेक्टर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां आलू के बाजार में भारी संकट खड़ा हो गया है। हालात ऐसे हैं कि मांग से कहीं ज्यादा सप्लाई होने के कारण किसानों को अपना माल बेचने के बजाय उसे हटाने के लिए भी पैसा खर्च करना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोपीय यूनियन में आलू का अधिशेष करीब 3.3 मिलियन टन तक पहुंच गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतनी बड़ी मात्रा को लंबे समय तक स्टोर करना संभव नहीं है और बाजार में सुधार की फिलहाल कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही। यही वजह है कि कई किसान अब कोल्ड स्टोरेज पर खर्च करने के बजाय सीधे स्टॉक निकालने को मजबूर हैं। कीमतों की हालत इतनी खराब है कि आलू के भाव माइनस में चले गए हैं, यानी किसानों को उल्टा पैसा देना पड़ रहा है। खरीदार नहीं मिलने की वजह से आलू को अब बायोडीजल प्लांट्स और पशु चारे में भेजा जा रहा है और निर्यात का खर्चा भी किसानों को ही उठाना पड़ रहा है। देश भर में ऐसी स्थिति देखें तो बेल्जियम में करीब 8 लाख टन आलू स्टॉक में पड़ा है। फ्रांस में यह आंकड़ा 10 लाख टन तक पहुंच चुका है। ये स्थिति ये दिखा रही है कि जब सप्लाई और मांग का संतुलन बिगड़ता है तो किसानों को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। अब सवाल ये है कि क्या यूरोप इस संकट से निकल पाएगा या आने वाले समय में ये संकट और गहराएगा। इथोपिया से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां सरकार ने ज्वार उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू कर दिया है और ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब एक तरफ उत्पादन घट रहा है और दूसरी तरफ फूड और फीड सेक्टर से मांग लगातार बढ़ रही है। 24 मार्च को अदीस अबाबा में कृषि मंत्रालय ने किसानों, वैज्ञानिकों और पार्टनर्स के साथ मिलकर इस योजना की शुरुआत की है। कृषि मंत्री अरेगा के मुताबिक बेहतर बीजों की पहुंच बढ़ाई जाएगी, आधुनिक खेती टेक्निकों को बढ़ावा मिलेगा ताकि फूड सिक्योरिटी मजबूत हो, इंपोर्ट पर निर्भरता घटे और इकोनॉमी को सपोर्ट मिले। अब आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति चिंताजनक है। ज्वार उत्पादन 2020 में 5.63 मिलियन टन 2024 में घटकर 4.1 मिलियन टन यानी करीब 27% की गिरावट। यूएसडीए के मुताबिक 2025 और 26 में भी उत्पादन करीब 4 मिलियन टन के आसपास ही रह सकता है और इस गिरावट के पीछे कई बड़े कारण हैं। बेहतर बीजों की कमी होना, बार बार सूखा पड़ना, कीटों का दबाव, टिग्रे, ओरोमिया और अम्हारा जैसे क्षेत्रों में संघर्ष, साथ ही स्ट्रीगा नाम का खरपतवार भी बड़ी चुनौती है जो 30% तक पैदावार घटा देता है। लेकिन दूसरी तरफ मांग लगातार बढ़ रही है। इंजेरा, दलिया जैसे पारंपरिक भोजन, स्थानीय पेय पदार्थ, पशु चारा, आटा, स्नैक्स और बेबी फूड इंडस्ट्री, हर सेक्टर में ज्वार की खपत अब तेजी से बढ़ती जा रही है। खास बात यह है कि ज्वार एक सूखा सहन करने वाली फसल है जो कम बारिश में भी अच्छी पैदावार दे सकती है। इसीलिए सरकार इसे फूड सिक्योरिटी के लिए स्ट्रेटेजिक क्रॉप मान रही है। घटती पैदावार और बढ़ती मांग के बीच इथोपिया का यह कदम बेहद अहम है। अब नजर इस बात पर होगी कि ये योजना कितनी तेजी से जमीन पर असर दिखा पाती है। ग्लोबल दाल बाजार से बड़ी खबर, रूस ने मटर उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर रही है। पिछले कुछ सालों में रूस ने दालों की खेती में जबरदस्त विस्तार किया है। 2020 के बाद दालों का रकबा लगभग दोगुना हो गया है और मटर अब कोई निश फसल नहीं रही। साइबेरिया जैसे इलाकों में अच्छी पैदावार ने कुल उत्पादन को और बढ़ा दिया है, लेकिन इस तेजी के साथ एक बड़ी समस्या भी सामने आई है, ओवर प्रोडक्शन। ग्लोबल बाजार में सप्लाई ज्यादा है जिसके चलते कीमतों पर दबाव बना हुआ है और इसका सीधा असर किसानों की कमाई पर पड़ रहा है। यह स्थिति बहुत कुछ हद तक 2018 जैसे संकट की याद दिलाती है, जब भारत के बाजार से बाहर होने पर कीमतें अचानक गिर गई थी। 2026 में मांग तो बनी हुई है, लेकिन सप्लाई की रफ्तार के सामने मांग कमजोर पड़ रही है। वैश्विक स्तर पर कंपटीशन तेज हो गया है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया लगातार एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं। अमेरिका में भी मटर की अधिक सप्लाई है, यानी पूरी दुनिया में दालों का बाजार ओवर सप्लाई से जूझ रहा है। हालांकि रूस ने चीन जैसे बड़े बाजार में अपनी पकड़ मजबूत की है, लेकिन कम कीमतों के कारण एक्सपोर्ट्स को कम मार्जिन पर काम करना पड़ रहा है। साथ ही खतरा ये भी है कि अगर कनाडा फिर से चीन के बाजार में मजबूत वापसी करता है तो कंपटीशन और बढ़ सकती है। रूस का उत्पादन बढ़ना ग्लोबल दाल बाजार के लिए बड़ा फैक्टर बन चुका है, लेकिन ओवर सप्लाई और गिरती कीमतें किसानों और व्यापारियों दोनों के लिए चुनौती है। तो ग्लोबल सोयाबीन ट्रेड से बड़ी खबर, चीन ने ब्राजील से आयात होने वाले सोयाबीन पर नियमों में ढील दे दी है।
दरअसल हाल ही में ब्राजील के कृषि मंत्रालय द्वारा कड़ी जांच के चलते कई शिपमेंट रुक गए थे और एक्सपोर्ट अस्थायी रूप से प्रभावित हुआ था। इसी के बाद ट्रेड कंपनियों की शिकायत पर चीन ने बड़ा फैसला लिया है। आधिकारिक दस्तावेज के मुताबिक सोयाबीन में वीट सीड यानी घास के बीज का पूरी तरह शून्य होना संभव नहीं है, इसीलिए अब जीरो टॉलरेंस नियम लागू नहीं होगा, खासतौर पर उन शिपमेंट्स के लिए जो घरेलू इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग के लिए आते हैं। हालांकि वीट सीड्स की कितनी मात्रा स्वीकार होगी यह अभी तय नहीं किया गया है। इस पर चीन और ब्राजील के बीच बातचीत जारी है। इस समय ब्राजील के कृषि मंत्रालय की एक टीम चीन में मौजूद है जो एक नया सैनिटरी प्रोटोकॉल तैयार करने पर काम कर रही है। एक और राहत की बात यह है कि अब जहाजों को सर्टिफिकेट मिल सकेगा, भले ही लैब रिपोर्ट में वीट सीड मिले, लेकिन शर्त यह होगी ट्रीटेड सीड ना हो और जिंदा कीड़े मौजूद ना हो। चीन का ये फैसला ब्राजील के सोयाबीन एक्सपोर्ट के लिए बड़ी राहत है। इससे ग्लोबल ट्रेड में रुकावट कम होगी और सप्लाई चेन फिर से मजबूत हो सकती है। चालू वर्ष में गेहूं बाजार पर फिर से भू राजनीतिक घटनाओं का असर दिखाई दे रहा है। 4 साल पहले रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद गेहूं की कीमतें दुनिया भर में चर्चा में थी, लेकिन वहीं अब मध्य पूर्व की घटनाओं ने बाजार का ध्यान खींचा है। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमलों ने कमोडिटी मार्केट को झकझोर दिया है और गेहूं वायदा कीमतों में शीतकालीन तेजी को बढ़ावा दिया है, जिससे मार्च की शुरुआत में कीमतें अस्थायी रूप से $6 प्रति बुशल से ऊपर चली गई हैं। हालांकि ये संभावनाएं कम है कि लंबे समय तक प्रतिक्रिया 2022 जैसी होगी, जब रूस के हमले से हार्ड रेड विंटर गेहूं की कीमतें $14 प्रति बुशल के करीब पहुंच गई थी। फिर भी अमेरिकी किसान इस बार मौसम और उत्पादन संबंधी कुछ कारणों से काफी पॉजिटिव बने हुए हैं। पहला कारण ये है कि सदर्न प्लेन्स में सूखा है। ओक्लाहोमा और टेक्सास पैन हैंडल के अधिकांश हिस्सों में फरवरी तक मध्यम से गंभीर सूखा रहा है और राज्य स्तरीय फसल रेटिंग में तेज गिरावट आई है। और दूसरा कारण है कम फसल क्षेत्र और घटती पैदावार। फरवरी में यूएसडीए ने 2026 के लिए अमेरिकी गेहूं की बुआई 45 मिलियन एकड़ अनुमानित की, जो 2025 की तुलना में 0.7% कम है और पिछले 6 वर्षों में सबसे न्यूनतम है। उत्पादन लगभग 6.3% घटकर 1.86 बिलियन बुशल रहने का अनुमान है। जुलाई 2026 के हार्ड रेड विंटर गेहूं वायदा दिसंबर 2025 के $5.29 से बढ़कर लगभग $6.08 तक पहुंचे हैं, लेकिन पिछले 2 सालों का अनुभव दिखाता है कि ऐसे शुरुआती रैलियां अक्सर अल्पकालिक होती हैं। औसत पीक टू एक्सपायर में गिरावट लगभग $1.45 या यूं कहे कि 21% रही है। बावजूद इसके भू राजनीतिक तनाव ने हेडलाइन ड्रिवन मार्केट बन सकता है, लेकिन कीमतों पर मौसम और घरेलू कारक भी प्रभाव डालेंगे और बाजार की चाल तेज रहने की फिलहाल संभावनाएं हैं। दुनिया के भू राजनीतिक परिदृश्य में एक बार फिर तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हालिया हमलों ने वैश्विक कमोडिटी मार्केट्स को हिला दिया है, लेकिन इसी बीच कैरेबियन ने क्यूबा गंभीर संकट का सामना कर रहा है। कैरेबियन का क्यूबा काफी गंभीर संकट से जूझ रहा है। ट्रंप प्रशासन ने क्यूबा की ईंधन आपूर्ति पर रोक लगा दी है और वेनेजुएला से आने वाले तेल की खेपों को रोक दिया गया है। इसके अलावा किसी भी देश को क्यूबा को ईंधन सप्लाई करने पर दंडात्मक शुल्क की धमकी भी ट्रंप की तरफ से दी गई है। इसका सीधा असर अब क्यूबा पर पड़ा है। देश की बिजली का 83% हिस्सा तेल पर निर्भर है और इस संकट के चलते मार्च 2026 में 3 बार ग्रिड फेल हो चुका है। उद्योग और सरकारी कार्यालय वहां पर बंद हैं, कचरा शहरों में जमा हो गया है और खाद्य सामग्री खराब हो रही है। देश के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। जानकारों का कहना है कि ये कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध है और इसे क्रूर और असंवैधानिक माना जा रहा है। इतना ही नहीं, ये घटनाक्रम 6 दशकों से चल रही अमेरिकी नीति और क्यूबा पर शासन परिवर्तन की रणनीति का हिस्सा है। 1962 में अमेरिकी व्यापार प्रतिबंध लागू होने के बाद इसे कई बार सख्त किया गया। हाल ही के वर्षों में ये न केवल क्यूबा बल्कि पूरे वैश्विक व्यापार पर असर डाल रहा है। ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला में हस्तक्षेप करके भी क्यूबा के लिए ईंधन की मुख्य लाइनों को बाधित कर दिया है।
जानकार ये चेतावनी दे रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाइयां सिर्फ क्यूबा तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और कमजोर देशों की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा कर सकती हैं। ऐसे में दुनिया को इस पर नजर रखनी होगी और मानवीय सहायता के जरिए क्यूबा के नागरिकों की मदद करनी होगी। संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से उचित कदम उठाना आज की जरूरत बन चुका है। तो दोस्तों, ये संकट हमें ये याद दिलाता है कि वैश्विक शक्ति संघर्ष का असर सीधे आम लोगों पर पड़ता है। क्यूबा की स्थिति पर लगातार नजर रखना और समझना आज और आने वाले समय में बेहद जरूरी है। दुनिया के भू राजनीतिक परिदृश्य में एक बार फिर तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हालिया हमलों से वैश्विक कमोडिटी मार्केट्स को हिला दिया गया है, लेकिन इसी बीच कैरेबियन में जो क्यूबा का गंभीर संकट सामने आ रहा है। अब नजर डालेंगे राष्ट्रीय कृषि दिवस के मौके पर अमेरिका से जो बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी कृषि सचिव ब्रूक एल रोलिंस ने एक राष्ट्रीय जन जागरूकता अभियान की घोषणा की है, जिसका मकसद है प्रोडक्ट ऑफ यूएसए लेबल के बारे में किसानों, पोल्ट्री और अंडा उत्पादकों को सूचित करना। और ये लेबल 1 जनवरी 2026 से लागू हुआ है और इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को ये स्पष्ट जानकारी देना है कि इस लेबल का मतलब क्या है। अमेरिका के कृषि मंत्री ने कहा है कि देश के किसान और उत्पादक दुनिया का सबसे सुरक्षित, किफायती और प्रचुर मात्रा में खाद्य सप्लाई सुनिश्चित करते हैं। इस लेबल के जरिए न सिर्फ उपभोक्ताओं को भरोसा मिलेगा, बल्कि अमेरिकी सप्लाई श्रृंखला में पारदर्शिता और निष्पक्षता भी बढ़ेगी। एसबीए एडमिनिस्ट्रेटर लोएफ्लर ने कहा है कि अमेरिकी उपभोक्ताओं को अब ये मौका मिलेगा कि वे अमेरिकी उत्पादकों से खरीदारी करके परिवारों के लिए अच्छी क्वालिटी वाला भोजन सुनिश्चित करें और साथ ही घरेलू कृषि का समर्थन भी करें। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप की पहल के तहत लंबे समय से चली आ रही अनैतिक कंपटीशन को समाप्त कर अमेरिकी कृषि को मजबूती दी जा रही है। स्वास्थ्य और मानव सेवा सचिव कैनेडी ने भी इस लेबल की महत्ता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि ये लेबल परिवारों को साफ और पारदर्शी जानकारी देता है, उन्हें ये निर्णय लेने का अधिकार भी देता है कि वे अपने घर में खाने के लिए केवल अमेरिकी उत्पाद ही लाना चाहते हैं। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी की ओर से भी इस कदम को सराहा गया है। ईपीए के एडमिनिस्ट्रेटर जेल्डिन ने कहा है कि ये लेबल उन किसानों और उत्पादकों को सम्मान देता है जो अपने उत्पाद अमेरिका में पैदा, पालित और संसाधित करते हैं। इससे उपभोक्ताओं को विश्वास मिलेगा कि वे अमेरिकी कृषि को सपोर्ट कर रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ यूएसए लेबल केवल मांस, पोल्ट्री और अंडा उत्पादों पर लगाया जाएगा जिनके जानवर अमेरिका में जन्मे, पले गए हों, कटे हों और संसाधित हुए हों। और ये दावा स्वैच्छिक है, लेकिन इसका पालन करने वाली कंपनियों को ये सुनिश्चित करना होगा कि सभी प्रक्रिया पारदर्शी और प्रमाणित हो। इससे पहले की प्रथा जिसमें आयातित उत्पाद भी ये दावा कर सकते थे, अब समाप्त हो गई है। इस कदम से अमेरिकी किसानों को न केवल कंपटीशन का उचित अवसर मिलेगा, बल्कि उपभोक्ताओं का भरोसा भी इससे मजबूत होगा। पिछले दशक में अमेरिका ने अपने 17% पारिवारिक खेत खो दिए हैं और राष्ट्रीय पशुधन अपने 75 साल के निचले स्तर पर हैं। वहीं बीफ की मांग पिछले 10 सालों में 9% बढ़ी है। ऐसे में ये लेबल अमेरिकी कृषि और पारिवारिक खेतों को मजबूती देने के लिए बेहद जरूरी साबित होगा। आज की घोषणा यूएसडीए के अमेरिकन बीफ इंडस्ट्री योजना के तहत एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका मकसद पारदर्शिता बढ़ाना, घरेलू उत्पादन को मजबूती देना और कंपटीशन सुनिश्चित करना है। ये पूरी तरह उपभोक्ता विश्वास, निष्पक्षता और अमेरिकी कृषि के विकास की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। यानी अब अमेरिकी उपभोक्ता और किसानों दोनों के लिए ये लेबल खाद्य सुरक्षा, क्वालिटी और भरोसे का प्रतीक बन जाएगा। पंजाब में इस साल गेहूं की खरीदारी के संचालन में संभावित व्यवधान की खबरें सामने आ गई हैं। राज्य में इस समय बम्पर फसल होने के बावजूद गनी बैग की कमी के चलते किसानों और मंडियों को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। पंजाब के आढ़तिया एसोसिएशन के अनुसार लगभग 13 मिलियन टन गेहूं की खरीदारी के लिए राज्य को करीब 2.6 करोड़ गनी बैग की आवश्यकता होगी, जिनमें प्रत्येक बैग में 50 किलो गेहूं भरा जाएगा। लेकिन मौजूदा समय में लगभग 50 लाख बैग की कमी है और ये कमी खासकर अप्रैल के पहले 15 से 20 दिनों में आने वाले मुख्य गेहूं की आवक के दौरान गंभीर समस्या पैदा कर सकती है। आढ़तिया एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि केंद्र सरकार ने पंजाब के गेहूं खरीदारी के लिए लगभग 33,000 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। फिर भी योजना और क्रियान्वयन
में खामियां दिखाई दे रही हैं। यदि ये समस्या बनी रही तो मंडियों में भीड़, खरीदारी में देरी और किसानों की वित्तीय स्थिति पर असर पड़ सकता है। आपको बता दें कि पंजाब सालाना केंद्रीय पुल में लगभग 12 से 13 मिलियन टन गेहूं का योगदान देता है और इस साल अनुकूल मौसम की वजह से उत्पादन 13 मिलियन टन से अधिक होने का अनुमान है। ऐसे में बैग की समय पर उपलब्धता न केवल जरूरी है बल्कि बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य में इस सीजन में गेहूं करीब 35 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोया गया है। अनुमान है कि फसल की आवक अप्रैल की शुरुआत में शुरू होकर मध्य अप्रैल तक तेज हो जाएगी। खरीदारी 1 अप्रैल से शुरू होने वाली है। ऐसे में जानकारों और आढ़तियों का कहना है कि गनी बैग की कमी को तुरंत दूर किया जाना चाहिए ताकि पंजाब की ये प्रमुख अनाज खरीदारी सुचारू रूप से संचालित हो सके। भारत में रबी दालों की कीमतों में लगातार नरमी देखने को मिल रही है। मुख्य रबी की दालें जैसे कि चना और मसूर की कीमतें इस सप्ताह भी नीचे रही और व्यापारियों का कहना है कि ये कीमतें आने वाले समय में रेंज बाउंड यानी सीमित दायरे में ही बनी रहेंगी। इंडिया पल्सेस ग्रेन एसोसिएशन यानी IPGA की ताजा रिपोर्ट के अनुसार चना की थोक मंडी कीमतें सप्ताह समाप्ति 21 मार्च तक 5,042 रुपये 55 पैसे प्रति क्विंटल तक गिर गई, जबकि पिछले सप्ताह ये 5147 रुपए के आसपास थी। इसी तरह मसूर की कीमतें 6778 रुपए प्रति क्विंटल पर रही, जो पिछले सप्ताह 7245 रुपए के आसपास थी। हालांकि इन दोनों दालों की कीमतें की कमी से सपोर्ट के नीचे चल रही हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे हैं और इस साल चने का MSP 5875 और मसूर का 7000 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। जानकारों के अनुसार सरकार द्वारा MSP पर खरीद शुरू कर दी गई है, जो दालों की कीमतों को स्टेबल करने में मदद करेगी। आपको बता दें कि आयात की लागत भी बढ़ गई है, खासकर पश्चिम एशिया में युद्ध और भू राजनीतिक तनाव तथा डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी के चलते। रिपोर्ट के मुताबिक चना और मसूर की बढ़ती सप्लाई और कमजोर मांग के कारण कीमतें अधिक तेजी से नहीं बढ़ी हैं। व्यापारी और मिलर्स भी खरीदारी में सतर्क हैं क्योंकि चना दाल और बेसन की मांग अपेक्षाकृत कमजोर है। मिली जानकारी के अनुसार मार्च के अंतिम सप्ताह तक अनुमानित चना इंपोर्ट लगभग 6,44,000 टन होगा, जिससे सप्लाई पर्याप्त बनी रहेगी। अप्रैल से जनवरी तक वर्तमान वित्तीय वर्ष में आयात में 20% की गिरावट दर्ज की गई है, जो 6,88,000 टन रही, जबकि पिछले साल ये 8,64,000 टन थी। दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार चने का उत्पादन 117,92,000 टन तक पहुंचने का अनुमान है, जो पिछले साल के 111,14,000 टन से काफी अधिक है। इसी तरह मसूर का उत्पादन भी बढ़कर 17,33,000 टन होने की संभावना है, जो पिछले साल 16,56,000 टन था। जानकारों के अनुसार इस साल मौसम की अनुकूल स्थिति के कारण चने की फसल अच्छी है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में उत्पादन अधिक होने की संभावनाएं हैं। हालांकि इस बार दाने का आकार छोटा होगा और असमय बारिश और उच्च तापमान के कारण रंग में कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर रबी की दालों की अच्छी पैदावार और बढ़ती सप्लाई के बीच कीमतें MSP से नीचे रही हैं, लेकिन सरकारी खरीद और आयात कंट्रोल के चलते बाजार स्थिर रहने की पूरी संभावना है। अब बात करेंगे चीनी के अप्रैल 2026 कोटे की हालिया घोषणा के बारे में। खाद्य मंत्रालय ने 25 मार्च 2026 को ये घोषणा की है कि अप्रैल 2026 के लिए घरेलू बिक्री का मासिक चीनी कोटा 23 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है और ये मार्च 2026 के 22.5 LMT कोटे से थोड़ा अधिक है। पिछले साल अप्रैल 2025 में सरकार ने 23.5 लाख मीट्रिक टन का कोटा तय किया था। बाजार जानकारों का कहना है कि इस बार कोटे में बढ़ोतरी का मकसद गर्मियों में बढ़ती चीनी की मांग को पूरा करना है। आपको बता दें कि आमतौर पर अप्रैल और मई के महीने में चीनी की खपत अपने चरम सीमा पर पहुंच जाती है, इसीलिए सरकार ने सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाया है। जानकारों के अनुसार इस कोटे के बाद बाजार में कीमतें सीमित दायरे में रह सकती हैं, क्योंकि उपलब्ध कोटा और मांग के बीच संतुलन बना रहेगा। साथ ही देश में चीनी मिलों का पेराई सीजन जल्द ही समाप्त होने वाला है, इसीलिए सरकार लगातार चीनी सप्लाई की स्थिति पर नजर रख रही है और सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी मिसबैलेंस ना हो। इस प्रकार अप्रैल 2026 के लिए निर्धारित नया कोटा न केवल उपभोक्ताओं को पर्याप्त चीनी उपलब्ध कराने में मदद करेगा, बल्कि बाजार में स्थिरता बनाए रखने में भी सहायक साबित होगा। लोकसभा ने हाल ही में वित्त विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है, जिसमें टैक्स नियमों और स्टार्टअप्स के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं और इस बिल के
पारित होने के बाद शेयर बायबैक पर टैक्स का ढांचा अब और स्पष्ट हो गया है। अब कंपनियों द्वारा अपने शेयर्स के बायबैक पर 12% सरचार्ज लागू किया जाएगा और इसका मकसद टैक्स नियमों में पारदर्शिता लाना और निवेशकों को स्पष्ट दिशा देना है। वहीं स्टार्टअप के लिए भी राहत की खबर है। इस बिल के तहत स्टार्टअप्स को टैक्स छूट के लिए टर्नओवर की सीमा 100 करोड़ से बढ़ाकर 300 करोड़ कर दी गई है और इसका मतलब है कि अब ज्यादा बड़े स्टार्टअप भी इस टैक्स का लाभ उठा पाएंगे। ये कदम नवाचार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। जानकारों का कहना है कि इस बदलाव से टैक्स नियम अधिक सरल और पारदर्शी होंगे, साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और इसके अलावा सरकार का उद्देश्य वित्तीय प्रशासन को मजबूत बनाना और टैक्स संग्रह में सुधार लाना है। तो कुल मिलाकर वित्त विधेयक 2026 में हमें 3 बड़े लाभ दिखाई देते हैं। शेयर्स के बायबैक पर स्पष्ट टैक्स नियम, स्टार्टअप्स को बढ़ी हुई टर्नओवर सीमा और टैक्स प्रशासन में पारदर्शिता और निवेश में मजबूती। आपको ये जानकर खुशी होगी कि सरकार की ये पहल भारतीय उद्योग और स्टार्टअप्स के लिए बड़े अवसर ला सकती है। चीनी और एथेनॉल मार्केट की स्थिति के बारे में अगर बात करें, जो इस समय देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। हाल ही में इंडिया और INDRA अपनी रिपोर्ट में बताया है कि चीनी की कीमतें मजबूत बनी रहेंगी क्योंकि बाजार में स्टॉक की स्थिति तंग है और सप्लाई कम होने के कारण भावों को सपोर्ट मिलेगा। इससे मिलर्स और ट्रेडर्स को उम्मीद है कि घरेलू चीनी की कीमतें रेंज बाउंड रहने के बावजूद सपोर्ट में बनी रहेंगी। वहीं दूसरी ओर एथेनॉल की कमाई पर दबाव बना हुआ है क्योंकि सप्लाई अधिक है और प्रॉफिट मार्जिन सिकुड़ रहे हैं। मिलर्स और एथेनॉल प्रोसेसर्स को रणनीति बदलनी पड़ सकती है ताकि वे इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में अपनी कमाई को बनाए रख सकें। ऐसे में जानकारों का कहना है कि चीनी और एथेनॉल मार्केट अलग अलग रुख दिखाई दे रहा है। जहां चीनी सप्लाई के तंग होने से भावों को सपोर्ट मिल रहा है, वहीं एथेनॉल की अधिक उपलब्धता और लागत में बदलाव इसे चुनौतीपूर्ण बना रहे हैं। और इसके अलावा आगामी हफ्तों में ग्लोबल प्राइस ट्रेंड और घरेलू सप्लाई डिमांड संतुलन बाजार की दिशा तय करेंगे। अगर मांग बढ़ती है और सप्लाई में बाधा आती है तो चीनी के दाम में और मजबूती देखने को मिल सकती है। वहीं एथेनॉल की कमाई पर प्रभाव के चलते मिलर्स को अपने प्रोडक्शन और बिक्री की रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि चीनी मार्केट फिलहाल मजबूत बनी हुई है, जबकि एथेनॉल सेक्टर चुनौतियों का सामना कर रहा है और ये स्थिति ट्रेडर्स, मिलर्स और किसानों के लिए महत्वपूर्ण संकेत दे रही है कि मार्केट में बदलाव लगातार हो रहे हैं और भविष्य में सतर्कता काफी जरूरी है। ऐसे में भारतीय चीनी उद्योग से जुड़ी एक और बड़ी खबर, इस साल मार्च में भारतीय चीनी मिलों ने एक बार फिर निर्यात बाजार में रफ्तार पकड़ ली है और हाल ही के दिनों में लगभग 1 लाख मीट्रिक टन निर्यात डील हासिल कर ली है। और ये गतिविधि इसी हफ्ते हुई है जब रुपया अपनी रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया और जैसे ही वैश्विक चीनी कीमतें बढ़ी, इससे विदेशों में चीनी बेचने का आर्थिक लाभ बढ़ गया। जानकारों के अनुसार रुपए की कमजोरी और वैश्विक बाजार में कीमतों की मजबूती ने मिलों के लिए विदेशी बिक्री को फिर से अट्रैक्टिव बना दिया है। इन परिस्थितियों में चीनी निर्यात के लिए मिलों को बेहतर रियलाइजेशन मिल रहा है क्योंकि कई देशों ने अप्रैल और मई के लिए भारतीय चीनी की डिलीवरी बुक कर रखी थी, जिनमें श्रीलंका और अफ्रीका के कुछ देश शामिल हैं। और इस सीजन में अब तक चीनी मिलों ने लगभग 5,50,000 टन की निर्यात डील कर ली है और अनुमान है कि कुल निर्यात 15 लाख टन तक पहुंच सकता है, खासकर मध्य पूर्व तथा मध्य एशियाई देशों से मजबूत मांग सामने आने पर। हालांकि सरकार ने फरवरी में चीनी निर्यात कोटा 2 मिलियन टन तक बढ़ा दिया है, लेकिन अभी भी लॉजिस्टिक चुनौतियां जैसे कंटेनर की कमी और बढ़े हुए फ्रेट रेट निर्यात के मार्ग में बाधा बने हुए हैं। बावजूद इसके भारतीय चीनी दक्षिण एशियाई और अफ्रीकी बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मक रूप से सस्ती साबित हो रही है क्योंकि भारत से इन क्षेत्रों तक फ्रेट लागत काफी कम है। ऐसे में जानकारों का कहना है कि ये कदम न सिर्फ घरेलू चीनी उद्योग को सपोर्ट देगा बल्कि वैश्विक मांग को पूरा करने में भी मदद करेगा, खासकर उस समय जब कई देशों में सप्लाई और भाव अस्थिरता के कारण चीनी की मांग दबाव में है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप कहीं मत जाएं, बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत।